आज मैं राहुल दुबे सर, मानिकलाल मेहता स्कूल से, हिंदी मीडियम। आज हम लोग पाठ 7 खेल और इतिहास पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी इसके बारे में आज हम लोग शॉर्टकट में पढ़ाई करेंगे, मतलब संक्षिप्त में। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने भी इसको पढ़ा ही होगा। जैसे कि पाठ से ही हमको मालूम पड़ रहा है, खेल और इतिहास। खेल का इतिहास मतलब खेल शुरू हुआ और फिर उस खेल के पीछे का इतिहास क्या है उसके बारे में। तो उसके लिए एक मिनट बच्चों। अब देखिए, खेल और इतिहास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। खेलों का महत्व, फर्स्ट पॉइंट। खेलों के प्रकार, सेकंड पॉइंट। खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण, थर्ड पॉइंट। खेलों का सामग्री और खिलौने, फोर्थ पॉइंट। खिलौने और इतिहास, फिफ्थ पॉइंट। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में, सिक्स पॉइंट। और खेल और व्यवसाय के अवसर, सातवां पॉइंट। तो ये सातों पॉइंट के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसके बारे में हम लोग पढ़ाई शुरू करें, इसके पहले इसके बारे में हम लोग जान लें कि खेल और इतिहास क्या होता है। देखिए बच्चों, मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें हमको मनोरंजन भी हो और हमारे शरीर का व्यायाम भी हो। ये दोनों चीज जब होती है तो उसे हम खेल कहते हैं। मनुष्य जितना प्राचीन है, मतलब हमारा जन्म जब से हुआ है, जब से हमारा मनुष्य जन्म की उत्पत्ति हुई है, तब से खेल भी उतना ही पुराना है। क्योंकि खेलना यह मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। आप लोगों ने देखा ही होगा, छोटा बच्चा रहता है वो कितना मस्ती करता है, शुरुआत में कितना खेलते रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके अंदर समझदारी आते जाती है, तो वो धीरे धीरे सीरियस होते चला जाता है। तो इसीलिए खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। प्रारंभिक समय में मनुष्य, शुरुआत में प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन था, उसी तरह से खेलना मनोरंजन का भी साधन हुआ करता था। भारत के प्राचीन जो विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथ हैं, उसमें भी हमको द्वैत, कुश्ती, रथों और घोड़ों के दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख हमको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि ये अब चालू हुआ खेल, ये पहले भी जमाने में जैसे रामायण महाभारत आदि काव्य ग्रंथ बने हैं, उस समय में भी खेल हुआ करते थे। द्वैत, कुश्ती, कबड्डी, घोड़ों का रथ, शतरंज, ये सब भी हम लोग पुराने जमाने में देख सकते हैं कि उस वक्त वो भी खेल हुआ होते थे उस समय। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि मनोरंजन और जहाँ पे शारीरिक व्यायाम, ये दोनों चीज एक साथ हमारे किसी कार्य करने से हो तो उसे हम खेल कहते हैं। मनुष्य जितना प्राचीन है, खेल भी उतना प्राचीन है। प्रारंभिक समय में, मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में मनुष्य विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। जैसे शिकार करना उनका आजीविका का साधन था, आजीविका मतलब पेट भरने का साधन था। ठीक उसी तरह से खेलना मनोरंजन का भी उनका एक हिस्सा था। प्राचीन समय में घोड़े, रथ, द्वैत, कुश्ती, शतरंज आदि खेल लोग खेला करते थे। तो मतलब इससे यह बात तात्पर्य निकलता है कि खेल जो है वह बहुत समय पहले से ही, मतलब जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से वह खेलता चला आ रहा है। मनुष्य सबसे पहले उसको भूख लगी तो उसने भोजन का निर्माण किया, और जब पेट भर गया तो उसको मनोरंजन की जरूरत हुई तो उसने खेलना शुरू किया। अब हम लोग पहले पॉइंट की तरफ जाएंगे। 7.1, खेलों का महत्व। आखिर खेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग खेलते क्यों हैं? सॉरी। तो हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। खेलना हर मनुष्य को चाहिए, क्योंकि जो लोग खेलते नहीं हैं वो, उनका शरीर फुथुल हो जाता है, मोटा हो जाता है और वो आलसी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इंसान को हमेशा खेलते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी दुख और चिंता भुला देने का सामर्थ्य खेलों में है।
अगर हम खेल खेलते हैं, तो हमारे अंदर जो भी किसी प्रकार की निराशा है, दुःख है, चिंता है, तो वो थोड़े समय के लिए हमसे दूर हो जाती है और हम लोग एकदम स्फूर्ति और एकदम उत्साह के साथ हमारा शरीर काम करना शुरू करता है। जिस खेल में बहुत परिश्रम होता है और शारीरिक शारीरिक गतिविधियाँ करनी पड़ती है, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। मतलब ऐसा कोई खेल जिसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़े। ऐसा ही खेल खेलना चाहिए बच्चों, जिसमें से बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़े। बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की वजह से आपका जो व्यायाम भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के लूडो खेलो, मोबाइल पे लूडो खेलो, तो ये सब सही नहीं है। खेलना है तो ज़्यादातर बाहरी और मैदानी खेलों में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए खेलों से सहायता प्राप्त होती है। हम लोग देखिए, हम लोग भी खेल खेलते हैं, इतने बड़े होने के बावजूद भी। तो खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है और मजबूत बना रहता है। खेलों के कारण क्या होता है, मानसिक धैर्य बनता है, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। हम लोग एकदम हमारे खिलाड़ीपन गुणों में वृद्धि होती जाती है। हमारे मानसिक धैर्य आता है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेल-जोल की भावना में वृद्धि होती है। अगर हम लोग कोई सामूहिक खेल खेलते हैं, तो उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। आप लोग देख सकते हो जैसे अगर हम खेल रहे हैं और हमारे विरोध में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें अगर कोई चोटिल हो जाता है, तो कैसे हम लोग उसको सहारा देके उठाते हैं, उसके प्रति एक एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, दया व्यक्त करते हैं। तो इससे क्या होता है, खेलों में पारस्परिक सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। हमारे भारत-पाकिस्तान में इस तरह के वैमनस्य पैदा हुए हैं, लेकिन खेलों के माध्यम से दोनों देशों में दोस्ती का एक संदेश देने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेल-जोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, लीडरशिप लीडरशिप के गुणों का विकास होता है हमारे अंदर। तो इसके लिए ये खेलों का महत्व है। तो खेलों के महत्व में बच्चों हम समझे कि खेल हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में जितने भी दुःख निराशा रहेगी, अगर हम खेल खेलते हैं तो उससे थोड़े समय के लिए हमसे दूर हो जाती है और हम लोग में स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है। जिस खेल को ज़्यादा खेलने में शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। खेल के कारण मानसिक धैर्य और जीवटता और जैसे खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि भी होती है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग की भावना निर्माण होती है, मेल-जोल की भावना में वृद्धि होती है। तो यह है हमारा और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। ये है हमारा खेलों का महत्व। समझे बच्चों? अब अगला है खेलों के प्रकार। खेलों का महत्व हम समझ गए, अब खेलों के प्रकार क्या होते हैं? मतलब कौन-कौन से प्रकार कैसे-कैसे टाइप के खेल होते हैं? तो बच्चों देखिए खेल के 2 प्रकार हैं। एक होता है घरेलू खेल और एक होता है मैदानी खेल। घरेलू खेल उस खेल को कहते हैं, जहाँ हम लोग चारदीवारी के अंदर बैठकर उस खेल को खेल सकते हैं। मैदानी खेल वो होते हैं जो घर के बाहर हम लोग खेल सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि घरेलू खेल कौन-कौन से हो सकते हैं और मैदानी खेल कौन-कौन से हो सकते हैं। हम लोग आगे चर्चा करते हैं। घरेलू खेलों और मैदानी खेल के 2 प्रकार हैं। खेलों के घरेलू और मैदानी खेल ये 2 प्रकार हैं। तो पहले हम लोग घरेलू खेल के बारे में चर्चा करते हैं। घरेलू खेल, घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठक वाले खेल कहते हैं। जैसे शतरंज, शतरंज मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसको हम लोग चारदीवारी के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। ताश-पाँसे वाले खेल, कैरम वाले खेल, कौड़ियों वाले खेल, ये खेल कहीं पर भी बैठकर खेले जा सकते हैं। प्रायः लड़कियां सागर गोटे मतलब एक प्रकार का खेल है, यह बैठक वाला खेल खेलती हैं। घर घर खेलना अथवा गुड्डा गुड़िया का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा गया है, परंतु उसमें भी घर के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष रूप से गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेल तो पारिवारिक आनंद का समारोह होता है। तो संजय बच्चों ये होता है घरेलू खेल। घरेलू खेल मतलब घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेलने वाले खेल को घरेलू खेल कहा जाता है।
जैसे शतरंज, कैरम बोर्ड, कौड़ियों वाले खेल, पासे वाले खेल, ये सब घरेलू खेल के अंतर्गत आते हैं। लड़कियां सागर गोटे वाला खेल खेलती हैं और गुड्डा गुड़ियों वाला खेल खेलती हैं, और इसमें परिवार के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये है अपना घरेलू खेल। अब मैदानी खेल। मैदानी खेल वह जो घर के अंदर नहीं खेला जाता है बल्कि मैदान में खेला जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कबड्डी। मैदानी खेलों में देसी और विदेशी खेल ये दो प्रकार के आते हैं। मतलब कुछ ऐसे खेल हैं जो सिर्फ एक ही देश में खेले जाते हैं, वो खेल दूसरे देशों में नहीं खेले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी खेल हैं जो पूरे देश में खेले जाते हैं। तो मैदानी खेलों में देसी और विदेशी खेल ये दो प्रकार के हैं। तो देसी खेलों में मतलब जो एक देश के अंदर खेले जाते हैं, हमारे देश के अंदर, और ये बाकी किसी दूसरे देश में नहीं खेले जाते हैं। तो देसी खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। तो ये मतलब खेलों के प्रकार में भी एक मैदानी खेल है, एक घरेलू खेल है, और मैदानी खेल में भी दो खेल हैं, जैसे देसी खेल और विदेशी खेल। तो देसी खेल में लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो आदि खेलों का समावेश है। लड़के लड़कियों में कंचे, जिसे हम लोग गोटी खेलते हैं, लगोरी, गड्डी का खेल, गुल्ली डंडा, चकई अथवा घिरनी चलाना, लट्टू घुमाना, भौरा जिसको आप लोग बोलते हो, झिम्मा, लड़के लड़कियां एक दूसरे को ताली देकर वृत्त में घूमती हुई नाचती हैं, लंगड़ी जैसे खेल लोकप्रिय हैं। ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, आपको लंगड़ी दिख रहा होगा। तो ये है हमारे तो ये है हमारे घरेलू खेल, सॉरी देसी खेल। अब विदेशी खेल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विदेशी मैदान में खेलने खेलों में बैडमिंटन, एक मिनट बच्चों, बैडमिंटन नहीं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। तो ये सब विदेशी खेल हैं, मतलब ऐसा खेल जो पूरे देश में खेला जाता है। मैदानी खेलों में धावन की दौड़ विश्व भर में लोकप्रिय है, जो स्पीड रनिंग करते हैं। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन और बाधा दौड़ का समावेश होता है। बाधा दौड़ का समावेश होता है। शारीरिक कौशलों पर आधारित खेलों में मतलब शरीर के अंदर ताकत वाली जिम में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, पानी के खेलों में तैरने की स्पर्धाएं, वाटर पोलो, नौकायन स्पर्धाएं आदि शारीरिक व्यायाम के खेलों में मलखंभ, रस्सी के ऊपर खेला जाने वाला मलखंभ, एक मिनट बच्चों दिखाता हूँ मलखंभ। मलखंभ ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में, रस्सी के ऊपर खेला जाने वाला मलखंभ, जिस्मा जिम्नास्टिक आदि का समावेश रहता है। तो ये है। और अगला है उसमें ही साहसिक खेल। तो बच्चों ये भी देखिए, इसको भी कई बार भागों में बांटा गया है। मैदानी खेलों में दावन वाली दौड़ बताया गया है, फिर शारीरिक कौशल वाला, फिर अगला है साहसिक खेल। साहसिक खेल कौन कौन से हैं जिसमें थोड़ा रिस्क बहुत ज्यादा रहता है? स्केटिंग, स्काइंग फिसलने वाली दौड़, इसके स्केटिंग बच्चों एक मिनट, स्केटिंग आप लोग देख सकते हैं कि आपको स्केटिंग दिखाई दे रहा है चित्र पे। हाँ, स्केटिंग और स्काइंग फिसलने की दौड़, आइस हॉकी ये लोकप्रिय खेल हैं। साहसिक और रोमांचक खेलों में पर्वतारोहण, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, आप लोग मोटरसाइकिल की रेस देखे होंगे, कितनी रिस्क रहता है उसमें, मोटर कार की दौड़ का समावेश होता है। तो ये सब सारे चीज रिस्की खेल हैं, साहसिक खेल हैं। तो ये हैं विदेशी खेल। तो इस तरह से बच्चों हमने खेल के प्रकार में देखे घरेलू खेल और मैदानी खेल।
मैदानी खेल में भी हम लोगों ने एक देसी खेल देखा और एक विदेशी खेल देखा। विदेशी खेलों में भी शारीरिक कौशल पर आधारित खेल देखा, साहसिक खेल देखा, तो ये सारी चीजें खेलों के प्रकार में आती हैं। अगला पॉइंट है आपका खेल की प्रतियोगिताएं। खेल की प्रतियोगिताएं, अब देखिए खेल की प्रतियोगिता होती है, ऐसा नहीं खेल है तो चलो कोई एक व्यक्ति खेल रहा है तो जीतेगा कौन? तो इसलिए प्रतियोगिता होती है। एक खेल के गुट के लोग दूसरे खेल के गुट के लोग के आपस में भिड़ते हैं, मतलब खेलते हैं, और उसमें जो विजयी होता है तो इसे कहते हैं प्रतियोगिता। संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिता को मान्यता प्रदान की गई है। ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, विश्व कप होता है, हॉकी का किस तरह से होता है, दंगल का किस तरह से होता है। हालांकि हम लोग ये सब चीजें इतना नहीं देखते हैं जितना क्रिकेट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ये सारी चीजें विश्व स्तर पर की जाती हैं। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। बच्चों, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो उसको आप लोग याद रखिए। और क्रिकेट को हमारे देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, देखिए आगे दिया गया है। इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थानीय, नगरीय, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो इस तरह से इन खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है स्थानीय, जहां आप रहते हैं, आपके नगर में, आपके तहसील में, आपके जिला, आपके राज्य, आपके राष्ट्र में, देश में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सब किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को क्षेत्र में उत्तम भविष्य करियर बना सकता है, अच्छी खासी नौकरी लग सकती है उसकी। तो ऐसा नहीं कि खेल का कोई महत्व ही नहीं है, खेल खेलने से आगे आपका भविष्य भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, उज्जवल। और जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, खेलों के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। विराट कोहली देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो विश्व भर में अपना नाम कमा दिए हैं और उनको देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। तो ये है अपना खेल प्रतियोगिताएं। तो खेल प्रतियोगिताएं जिसमें कि दो देशों के लोग आपस में खेलते हैं, और जिसमें जो विजयी होता है, या दो समूह के लोग आपस में जब खेल खेलते हैं, उसमें जो विजयी होता है तो उसको अच्छे खासे पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। अब बच्चों देखिए, एक नाम आया है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में सन 1936 ईस्वी में भारतीय टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 और 1932 ईस्वी में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में खेले थे। 29 अगस्त उनका जन्मदिन है और इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और कप्तान थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, याद रखिए इस चीज को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उसका उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देखिए बच्चों, खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। मतलब खेलों जो खेल थे उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेके आया गया, जिससे कि लोगों में उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा हो। अब देखिए खेलों का अंतर ऐसा नहीं, पहले के टाइम में जब खेल हुआ करते थे तो एक देश के लोग अपने देश में ही खेलते थे, तो दूसरे देश के लोग अपने देश में ही खेलते थे। पता ही नहीं होता था कि दूसरे देश के लोग क्या खेलते हैं, हमारे देश के लोग क्या खेलते हैं। तो उसको जब अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया तब पता चला कि दूसरे देश के लोग और हमारे देश के लोग, खेलों को एक साथ लाया गया और उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंची। अब देखिए खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब सन 1900 से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विंबलडन जैसी प्रतियोगिताओं में
समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय पर किया जाता है। तो ये सारे जो खेल होते हैं, ये खेल पूरे विश्व में एक साथ दिखाई देता है, मतलब लाइव दिखाई देता है। वहाँ पे कोई बॉल डालता है तो सीधा हमको हमारे टीवी पर दिखाई देता है। तो थोड़ा सा एक आध सेकंड या एक आध 10 सेकंड का थोड़ा देर हो सकता है, नहीं तो हमको पूरा लाइव दिखाई देता है कि क्या वहां पर हो रहा है। और हमारे देश के लोग और अन्य सभी देश के लोग, जो लोग मैदान में बैठकर देखते हैं उनको तो दिखाई ही देता है, लेकिन हमको भी टीवी पर चैनलों के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं, उन देशों के लोग भी उन खेलों का आनंद ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट है, जैसे इसमें कोई नेपाल टीम नहीं खेलती है, नेपाल के देश के लोग नहीं खेलते हैं, लेकिन वो भी उस मैच को टीवी के माध्यम से देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन अमेरिका भी अपने उससे चैनल के माध्यम से या स्टेडियम में जाकर उस मैच का आनंद ले सकता है। जैसे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। मतलब जब भारत हमारा देश फाइनल मैच जीता था विश्व कप का फाइनल, तो उस समय विश्व कप का वो मैच देखने के लिए पूरे विश्व के लोग टीवी के माध्यम से या स्टेडियम में जाकर वो सारी चीज मैच को देखे थे। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी। खेल खेलने से और उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की वजह से लोगों को मतलब देश को बहुत ज्यादा मुनाफा भी होता है। जैसे कोई टीम अगर आती है, मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में आती है, तो भारत जिस मैदान में खेलेगी, वहाँ के लोग जो काम करते हैं उनको वहाँ के अगल-बगल के होटल्स और जो मैच देखने के लिए आएँगे उनसे जो पैसा वसूलते हैं, मतलब बहुत सारे पैसों का मुनाफ़ा होता है। और फिर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन कंपनियाँ अपना विज्ञापन करवाती हैं खिलाड़ियों से, तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से ये मैच देखते हैं। दर्शक मनोरंजन के रूप में देखते हैं और जो दर्शक होते हैं वो मनोरंजन के रूप में देखते हैं। विविध कंपनियां इन मैचों की ओर से विज्ञापन के अवसरों को रूप देखती हैं। जैसे थम्स अप का विज्ञापन कर दिया, ओप्पो का विज्ञापन आप लोग देखते हैं कि हमारी भारतीय टीम की जर्सी के ऊपर ओप्पो छपा होता है। हमको लगता है कि ओप्पो कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसको खिलाड़ी लोग अपने जर्सी पर डाल के रखे हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करती हैं। खेल से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं। मतलब कोई भी खेल हो रहा है तो उसको कमेंट्री जो करते हैं माइक लेकर, तो जो खेल खेलते हुए संन्यास ले लिए हैं, मतलब जो रिटायर हो गए हैं, ऐसे खिलाड़ी भी माइक के माध्यम से कमेंट्री करते हैं और हमको बताते हैं कि कौन बॉल डाल रहा है, कैसा बॉल डाला, कैसे चौका मारा गया, कैसे छक्का मारा गया, ऑफ साइड मारा गया कि लेग साइड मारा गया, एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। तो ये सारी कमेंट्री हमको माइक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये है खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट खेलों की सामग्री और खिलौने। 7.4 आप इसमें देख सकते हैं, खेलों की सामग्री और खिलौने। खेलों की सामग्री और खिलौने छोटे बच्चे मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं, उन्हें खिलौने कहते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने और उनसे उनको कोई शिक्षा भी प्राप्त हो सके, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के साधन को हम लोग खिलौने कहते हैं। प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में जब खुदाई की गई, तो उस वक्त मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए, जैसे मिट्टी के बैल, मिट्टी की गाय, मिट्टी के बैलगाड़ी, ये सारी चीजें। इन खिलौनों को सांचे अथवा हाथ में कसकर बनाया जाता था, क्योंकि वो मिट्टी के खिलौने होते थे, तो हाथों से बनाया जाता था उसको। प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में
भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। पुतलियाँ मतलब ऐसी पुतलियाँ होती है ना, वो दो गुड्डा-गुड्डों की पुतलियाँ ऐसा। शूद्रक का एक नाटक है शीर्षक मृच्छकटिक। मृच्छकटिक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी। तो ये प्राचीन समय में खेलों की इस प्रकार की सामग्रियाँ होती थी। अच्छा बच्चों, एक बात इसमें और बताया गया है कि भारत के अनेक भागों में लकड़ी की गुड़ियाँ बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र में ठकी नाम से जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती है। ऐसे लकड़ी की गुड़िया बनाने की परंपरा भारत के अन्य किस देशों में प्रचलित है, ये आप लोग ढूंढेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट 7.5, खिलौने और इतिहास। 7.5 बच्चों, खिलौने और इतिहास। खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। अब बच्चों क्या बोला गया है कि खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। मतलब जब खिलौने आए तो उसको किस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया गया, किस तरह से चैनलों के माध्यम से हमको हमारे तक लाया गया, हम लोग उसको देखे। लेकिन धीरे धीरे उसमें और ज्यादा क्लियरिटी लेके आई गई। तो ये विज्ञान का आविष्कार ही है, विज्ञान की तकनीकी ही है। थर्ड अंपायर वाला सिस्टम चालू हुआ, नहीं तो पहले थर्ड अंपायर सिस्टम नहीं होते थे, है ना। बेल्स में देखो आजकल लाइट जलती है, पहले ये सब नहीं होता था। तो इस तरह से खेलों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी का विकास होता चला गया, वैज्ञानिक तकनीकी का। और सांस्कृतिक परंपराओं का भी बोध होता है। देखिए महाराष्ट्र में दिवाली में मिट्टी के किले गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। महाराष्ट्र में देखो दिवाली की आप लोग देखते ही होंगे, दिवाली में आप लोग किले बनाते हो। इस मिट्टी में किलों के गढ़ों पर, गढ़ मतलब किला है, वही किला गढ़ एक ही बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगी की प्रतिमाएं रखते हो। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को एकदम ऊपर राजा के सिंहासन पर संबोधित करते हो, और उनके जो मावले रहते हैं उनकी रक्षा में खड़े रहते हैं, उनको अगल बगल आप लोग स्थापित करते हो। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों के कारण निर्मित हुआ, उस इतिहास का स्मरण करने का ये एक माध्यम है। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो किले बनाते हैं उसको रायगढ़ किला, शिवनेरी किला, तो यह हमारे जहन में रहता है कि शिवाजी महाराज का इतिहास क्या रहा है। यह लोग और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलता है कि किला है, शिवनेरी किला है, रायगढ़ किला है। तो इससे एक याद रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है ये। इटली के पोपोई शहर में हुए उत्खनन में एक भारतीय हस्तिदंत से बनाई हुई गुड़िया पाई गई। मतलब इटली इटली के पोपोई शहर है, उसमें उत्खनन में भारतीय हस्तिदंत से बनाई गई गुड़िया पाई गई। मतलब भारतीयों के द्वारा बनाई गई एक हाथी की अ, हस्तिदंत, हाथी के दांतों की गुड़िया पाई गई। यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान भी किया जा सकता है कि जब इटली में पाया गया है, इसका मतलब है कि भारत और रोम का भी संबंध पहले रहा है, लोग आते जाते रहे हैं। तो ये है बच्चों भारत की खिलौने और इतिहास। अगला पॉइंट है आपका 7.6, खेल और संबंधित, खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। तो बच्चों खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में से हम लोग ये बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आजकल के समय में ऐसी हम बहुत सारी पिक्चरें देख रहे हैं जो लोगों के ऊपर बनाई जा रही हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, उनके ऊपर ये फिल्में बनाई जा रही हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, खेल और से जुड़ा साहित्य एक नवीन ज्ञान शाखा है। खेलों से संबंधित देखो पुस्तकों का पुस्तकें छपने लग गई, कोषों के नए से बनाया जा रहा है। कोष जो कि एक ऐसी जगह जहाँ पुस्तकें ज्यादा रखी जाती हैं। अभी अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ। मराठी में मलखम का इतिहास प्रकाशित किया गया। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली सटका नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन की होता था। ये खेल विषय पर हमेशा सटका नाम की जो पत्रिका होती थी, वो उस पर अपना लेख लिखती थी। अंग्रेजी में खेल विषय संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है, अन्य भाषाओं में कम, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा ही खेलों के माध्यम से खेलों के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं।
खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो खेलों का लगातार प्रसारण करते हैं। ऐसा है कि जो खेल हम नहीं भी देख पाए हैं, उसको हम लोग हाइलाइट से भी हम लोग देख पाते हैं। आज के समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी अंग्रेजी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे मेरी कॉम और दंगल। आप लोग देख सकते हैं, गीता फोगाट और मेरी कॉम, ये दोनों के ऊपर फिल्में किस तरह, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। मेरी कॉम ओलंपिक में भाग लेने वाली और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज थी, और फोगाट बहनें प्रथम महिला कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती हैं। ये दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित हैं। फिल्म का निर्माण ऐसे ही नहीं किया जाता है बच्चों। फिल्म का निर्माण करते समय उसको ध्यान दिया जाता है कि उस वक्त की बोली भाषा क्या थी, उस वक्त के लोगों का रहन सहन क्या था, कपड़े किस तरह से पहनते थे। ये सारी चीजों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुपर 30 पिक्चर देखा होगा ऋतिक रोशन का, तो उसमें किस तरह से वो बिहार की भाषा का बोलने का प्रयास करता है, बोलता है। तो ऐसा नहीं कि आज के समय की भाषा बोलेगा तो लगेगा अरे ऐसा कैसा, पहले तो ऐसी भाषा होती थी। तो इस तरह से बाकी चीजों को सब सीखना पड़ता है, और इन घटकों का अध्ययन करना ही इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। तो समाचार पत्र अथवा स्थानों पर खेल-कूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चालू कर दिए। अब अगला है बच्चों 7.7 खेल और व्यवसाय के अवसर। लास्ट खेल है और इसमें व्यवसाय के अवसर क्या है, नौकरी के अवसर क्या है। खेल में व्यवसाय के अवसर बच्चों बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस यही बात है कि उसमें आप लोग को आगे बढ़ना है। खेल और इतिहास की सरसरी दृष्टि से देखने पर ये दोनों भिन्न-भिन्न लगते हैं कि ये खेल अलग है, इतिहास मतलब व्यवसाय अलग है। इसमें हमको क्या फ़ायदा है? दोनों भले अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के विद्यार्थियों को खेल-कूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ओलंपिक, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का खेल प्रतियोगिता के संदर्भ में लेखन, समीक्षण करने इतिहास के तज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें आप लोग राइटिंग का भी काम कर सकते हो, आपको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं का समीक्षापूर्ण निवेदन करना अथवा आँखों देखा हाल बताना, जो कमेंट्री करते हैं, आँखों देखा हाल बताते हैं, ऐसे तज्ञों की भी आवश्यकता होती है, ऐसे विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों को दर्शकों श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास, मतलब जो कमेंट्री करते हैं, ऐसे लोगों को, जितने दर्शक बैठे हुए हैं उनके सामने खेल का इतिहास क्या है, पिछले आंकड़े क्या रहे हैं, इसके पहले कौन सेंचुरी मारा था, सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, कितने चौके लगे थे, कितने छक्के लगे थे, कौन से मैदान पे लगे थे, वो कौन सा सन था, किसके खिलाफ मैच खेला गया था। ये सारी चीजें, खेल के आंकड़े बताना, खेल में अब तक के जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, वो ख्याति प्राप्त खिलाड़ी कौन कौन है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृतियाँ जैसे बातों की जानकारियाँ रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में भी अगर आप लोग को जानकारी है और आप उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, तो आपको अच्छी व्यवसाय के अवसर मिल सकते हैं। दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का भी सीधा प्रसारण होता ही रहता है, हम लोग देखते हैं। अलग-अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी, आंकड़ों का विवरण रखने वाले को महत्व प्राप्त हुआ है। खेल-कूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण चलते ही रहता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें 24 घंटे खेल के बारे में बताते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आप लोग इसमें भी न्यूज़ के रूप में अपना काम कर सकते हो। खेल प्रतियोगिताओं में अंपायरों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप उसमें भी अपना रोजगार के अवसर आप ढूँढ सकते हो। अंपायर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाएँ ली जाती हैं, ऐसे नहीं किसी को भी अंपायर बना दिया है। योग्यता प्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भी इसके लिए अवसर उपलब्ध होते हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की गई है। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं खेलकूद के लिए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी पे जाते हैं, तो आपको उसमें भी आरक्षण दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप खिलाड़ू हैं क्या? मतलब क्या आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं क्या? स्पोर्ट्स प्लेयर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ स्कूल में खेल लिए तो बहुत हो गया। उसके लिए स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब लेवल पे जाना चाहिए, तो ही उसका फ़ायदा होने वाला है।
अब देखिए, क्या आप जानते हैं, पहले मराठी भाषा में क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल अर्थात निवेदन बाल जय पंडित करते थे। आकाशवाणी में इस धारा प्रवाह निवेदन रनिंग कमेंट्री को लोग कानों से प्राण लगाकर सुनते थे। यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय बाल जय पंडित उस मैदान का इतिहास, खेल से संबंधित यादें और पहले किए गए कीर्तमानों की जानकारी देते थे। उन्हें क्रिकेट के इस खेल का इतिहास का उत्तम ज्ञान था। परिणाम स्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था। तो इस बात को बच्चों याद रखिए कि पहले मराठी भाषा में क्रिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाले व्यक्ति जो थे वो बाल जय पंडित थे। आपको मैं उनका चित्र दिखाता हूँ, ये मराठी में, क्योंकि पहले तो इंग्लिश में ही बोला जाता था, लेकिन बाद में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मराठी में कमेंट्री करना शुरू किया। तो इस तरह से बच्चों, यह है खेल और इतिहास, जो कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था और हमको इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। खेलों की तरफ अपनी रुचि दिखानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खेल खेलते चले जा रहे हैं और हमारा पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसमें राज्य स्तर पर जाते हो, जिला स्तर पर जाते हो या नेशनल स्तर पर जाते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लोकल एरिया में ही खेलने में एक्सपर्ट हो, बाकी जगह एक्सपर्ट नहीं हो या आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो और आप यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आप अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए पढ़ाई भी करिए और खेल भी खेलिए। हमारी इच्छा जहाँ ज्यादा है वहां पर ज्यादा ध्यान फोकस करिए। बस मैं यही कहूंगा। और अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। बच्चों अगर आपको कोई सवाल क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ सचिन, सवाल पूछिए आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये खेल और उत्सव के ऊपर कैसे लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन आप बताइए तो मन से कैसे लिखेंगे। खेल और उत्सव, हाँ, तो इसमें क्या करना है? तो इसका मतलब आंसर मन से कैसे लिखेंगे। ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है खेल और उत्सव। और आजकल के बच्चों इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको ब्रैकेट में फिल करने होते हैं, ऐसा लॉन्ग आंसर तो लिखने नहीं होते हैं आपको। और ये खेल और उत्सव, ये कौन सा टॉपिक आपने पकड़ा? हेलो। हाँ सचिन, हेलो। हाँ सर हाँ साबरिन खान पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। हाँ, पूछो। साबरिन, और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हो। रेज हैंड कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। सर ये हिस्ट्री साबरिन, में 6 चैप्टर निकाल दिया गया है ना। हाँ बच्चों। साबरिन आप क्वेश्चन फिर से पूछिए, क्या पूछे। ये तो 7 वाला लेसन है ना बच्चों, 7 वाला, 6 वाला थोड़ी है ये।
हेलो, बोलो सचिन। बोलो सचिन। हेलो, हेलो, अबे उजड़ी हुई रियासत। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अभी सचिन कुछ पूछना है आपको? वैसे गुड मॉर्निंग सर, ये थोड़ा पूछना था, मतलब खिलौने और उत्सव के बारे में बताइए ना सर। खिलौने और उत्सव। खिलौना और उत्सव। हाँ सर। एक मिनट बेटा, एक। बेटा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि खिलौने और उत्सव ये वाला तुम टॉपिक कहाँ से निकाल रहे हो? खिलौने और उत्सव ये सब तो कोई टॉपिक ही नहीं है। सर ये 7वां चैप्टर से है ना सर? हाँ 7वां चैप्टर तो मैं देख रहा हूँ। तो 7वें चैप्टर का सर स्वाध्याय से थोड़ा मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर। स्वाध्याय से? हाँ सर। खिलौने और उत्सव, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। खिलौने और उत्सव में बच्चों देखिए, जैसे कि हम लोग मैंने आप लोग को बताया है कि जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के गुड्डा गुड़ियों के खेल हुआ करते थे, गुड्डा गुड़ियों के खेलों में हम लोग उसमें शादी विवाह वाला खेल भी गुड्डे गुड़ियों के माध्यम से खेला करते थे। उसमें परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते थे। समझ में आ रहा है ना? हेलो, हेलो। हाँ सर, वो अनम्यूट कर दिया उसने। आप बोलिए, अच्छा अच्छा, एक्सप्लेन कीजिए। ओके। तो गुड्डे गुड़ियों का खेल जो होता था उसमें परिवार के लोग भी सम्मिलित होते थे, तो इसे खिलौने और उत्सव कह सकते हैं। यही है खिलौने और उत्सव, कि खेल भी हो जाता था और एक प्रकार के उत्सव का भी हम लोग आनंद उठा पाते थे। ठीक है, और किसी को कुछ?